क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे। तो आज स्मार्टफोन शिक्षा का माध्यम बन गया है और सुरक्षा का माध्यम भी है। हाँ, आपको नहीं, अच्छा सॉरी। तो 10+2 की छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। जैसे मैं कह रही थी, ऑनलाइन शिक्षा में सुविधा मिलती है और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इसी तरह से स्नातक में जो नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाएंगे। ये हर जिले में होंगे। इसमें महिलाओं को दक्षता के लिए प्रशिक्षण और तरह तरह की ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जिससे वे सशक्त बन पाएं। महिलाओं पर केंद्रित विशेष रोजगार की एक्सचेंज बनाई जाएगी। राज्य भर में महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित संध्या विद्यालय भी होंगे। खासतौर से ये जो अर्बन सेंटर्स हैं और शहरों में हैं, ये यहाँ लगवाए जाएंगे जहाँ पर महिलाएं शाम को आकर पढ़ाई कर सकेंगी और इनके लिए जो सुरक्षा की सुविधाएं हैं उनको हम अच्छी तरह से बनवाएंगे। आपको शायद पता होगा कि कोरोना के कारण माध्यमिक स्तर की 1 करोड़ छात्राओं ने शिक्षा छोड़ी यूपी में। 2014 में शिक्षा के बजट में लगातार कटौती हुई है। 2014 के बाद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 60% बजट सिर्फ विज्ञापनों में खर्च किया गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जो है सिर्फ विज्ञापनों में रह चुकी है और महिलाओं को जिस तरह से भागीदार बनाना चाहिए उस तरह से बनाने की कोशिश भी नहीं रही है। ये इसलिए कि सब राजनीतिक दल ये पहचानते हैं कि अगर इस देश की सारी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें और उस शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दें तो ये देश बदल सकता है। तो ये जो जातिवाद, सांप्रदायिक जो राजनीति है ये खत्म हो सकती है। तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ सारी महिलाओं से, अपनी सारी बहनों से, कि एक बहुत बड़ा मौका है। आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और उसको इस्तेमाल करना है। विकास की राजनीति को लाइए इस देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए घरेलू क्षेत्र में मान्यता और सशक्तिकरण के लिए आप सब जानते होंगे, एनएसएस रिपोर्ट में ये आया है कि भारतीय महिलाएं अवैतनिक घरेलू कामों में 5 घंटे हर रोज कम से कम काम करती हैं और इसके साथ साथ भारतीय पुरुष अवैतनिक घरेलू कामों में सिर्फ 1.5 घंटा प्रतिदिन करते हैं। तो ये बहुत इम्बैलेंस है, समाज में भी है। राज्य भर में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए हम मुफ्त यात्रा दिलवाना चाहते हैं। महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। प्रत्येक बुजुर्ग महिला और विधवा को 1000 रुपए का मासिक पेंशन मिलेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा और गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा। महिलाओं के लिए निजी क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों के साथ साझेदारी में 10 विश्व स्तरीय आवासीय खेल एकेडमी महिलाओं के लिए हम बनवाएंगे। परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिए एक एफडी सावधि जमा बनवाई जाएगी। घरेलू हिंसा और नशे से निपटने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की नई योजना बनेगी, जिससे जिन महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है उन्हें समर्थन मिले। उनके लिए एक पॉइंट हो जहां वो जा सकती हैं, मदद मांग सकती हैं, जहां पे दूसरी महिलाएं उनको ठीक तरह से समझा सकती हैं और जो उनके हक हैं उनसे अवगत कर सकती हैं और उनके जो अधिकार हैं और जो लीगल टर्म्स हैं। सुरक्षा के लिए मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, शायद सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की क्या हालात है। यहाँ पे
एक ऐसा दिन नहीं बीतता जहां कोई महिला मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि उसके साथ कितना अत्याचार हुआ है और कितना शोषण हुआ है। एक दिन नहीं बीतता, हर रोज कोई ना कोई आके कहता है कि मेरे साथ ये हुआ है। न प्रशासन से मदद मिल रही है, न पुलिस से मिल रही है। और अधिकतर केसेस में हमने देखा है कि प्रशासन और पुलिस मदद अपराधियों की करती है, क्योंकि अपराधी ज्यादातर सत्ताधारी होता है या फिर जो सत्ता में है उनके साथ उनका कोई रिलेशनशिप होता है या उनकी जान पहचान के होते हैं। तो हमने बार बार ये देखा है। तो हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे ये चीजें, इनमें सख्ती आए। उसके लिए पुलिस बल में 25% महिलाओं को नौकरियां देने का हमने घोषणा की है और हर थाने में महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। बलात्कार जैसे अपराध की शिकायत के 10 दिन में यदि अत्याचार अधिनियम की धारा 4 का पालन न हो तो अधिकारी के निलंबन का एक कानून बनाया जाएगा, क्योंकि हमने ज्यादातर केस ऐसे देखे हैं जहां पे एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है क्योंकि साठगांठ होती है, या फिर जैसे मैंने कहा जिसने अत्याचार किया है उसका सत्ता के साथ कोई एक्सेस होता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। तो इसमें हम चाहते हैं कि एक कानून बनाया जाए कि ऐसे केसेस जो हैं इसमें अगर किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घरेलू हिंसा और नशे के लिए मैंने पहले ही कहा। सुरक्षा के लिए और विशेष अधिकार प्राप्त आयोग का गठन जिसमें 6 महिलाएं होंगी, 2 न्यायाधीश, 2 सामाजिक कार्यकर्ता और 2 सरकारी अधिकारी। ये पीड़िता और परिवार के आरोपी या प्रशासन द्वारा शोषण और डराने धमकाने जैसे मामलों में कार्रवाई करेंगी। हर जिले में मैं आग्रह करूंगी कि हमारे बीच में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा जी हैं, वो ज़रूर इस बात को बोलें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने ये बड़ी पहल करी है पर बाकी देश में भी इसके बारे में काफ़ी सुगबुगाहट है। तो नेटा जी, आपसे आग्रह है कि इस बड़ी पहल का सशक्तिकरण के बारे में ज़रूर बोलें। थैंक यू सुप्रिया जी। उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका गांधी जी ने जो पहल लिया है 40% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, संगठन के अंदर की बात है। कांग्रेस पार्टी के 40% टिकट्स महिलाओं को दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं तो बहुत ही भाग्यशाली है और आवाज पूरे देश से उठ रही है। अब आज जो मैनिफेस्टो यहाँ पे जो रिलीज हुआ है, आप सभी पत्रकार भाइयों ने देख ही लिया होगा और सुन ही लिया होगा। आपके अंतरात्मा ये कह रही होगी कि जो भी बातें उठाए हैं महिलाओं को लेके, वो बातें बिल्कुल उत्तर प्रदेश के महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण 40% टिकट्स देके और उत्तर प्रदेश के महिलाओं के बारे में जो सोच है कांग्रेस पार्टी की, वो इस महिला मैनिफेस्टो में है। पूरे देश से महिलाएं बढ़ चढ़ के सोच रही है कि कब संगठन के अंदर भी ये डिसीजंस हो जाए, जब दूसरे प्रदेशों में भी ये डिसीजंस है। पर अब उत्तर प्रदेश की बात है, मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश के महिलाओं पे कि वो बढ़ चढ़ के महिलाओं को जिताने का भी काम करे, ताकि
सही मायने में पूरे देश में महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण विधानसभाओं में भी हो। धन्यवाद। बोल दूं? अभी अभी प्रियंका गांधी जी का ये सुझाव है कि अगली बार से जो पहली रो है वो महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे, तो ये आप पर भी लागू होने वाला है। नेक्स्ट रो से हमारी सीएलपी की लीडर मोना मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। इस मैनिफेस्टो कमेटी की सदस्य रही हैं और इसके बाद महिलाओं के बारे में जोर शोर से लड़ती हैं प्रियंका जी के साथ। वो जरूर इस पर कुछ बोलेंगी। अभी सबसे पहले तो मैं आज आभार व्यक्त करूंगी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का कि आज उन्होंने एक सपने को सच किया है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने जो संघर्ष देखा है और जिस संघर्ष में लगातार प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो नाव की घटना रही हो, चाहे वो शाहजहांपुर की घटना रही हो, हाथरस की घटना रही हो, या लगातार हर वर्ग की महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने संघर्ष किया है। साथियों, ये जो मैनिफेस्टो आज, जैसा कि प्रियंका जी ने कहा कि ये पहला महिला मैनिफेस्टो है इस देश के राजनीतिक इतिहास में। मैं सिर्फ इसमें इतना जोड़ना चाहती हूँ कि ये केवल मैनिफेस्टो नहीं है। इस मैनिफेस्टो का एक भाग जो प्रतिज्ञा थी प्रियंका जी की, वो हमने चुनाव के पहले पूरी की है। 40% महिलाओं को टिकट देना, ये पहली प्रतिज्ञा थी प्रियंका जी की और इसी की कड़ी में ये पूरी प्रतिज्ञाएं और मैनिफेस्टो बना है। तो इसकी शुरुआत हमने पहले कर दी है। एक प्रतिज्ञा प्रियंका जी ने चुनाव के पहले पूरी की, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है इस देश में जिसने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करी है और उसको पूरा किया है। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि देश को महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दिया। देश को पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में दिया। इस प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के रूप में दिया। और आज आपके बीच में मैं भी बैठी हूं। ये भी कांग्रेस पार्टी और प्रियंका जी की महिला सशक्तिकरण की सोच है। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि एक बहुत बड़ी सोच है, एक विचारधारा है जो आपके बीच में आज प्रियंका जी ने रखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे मीडिया के साथियों के बीच ये प्रतिज्ञाएं, ये मैनिफेस्टो रखा है प्रियंका जी ने। आपके माध्यम से ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे देश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं की प्रतिज्ञा जरूर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों से सवाल लेंगे। मैं आशा करती हूँ सबके पास आएंगे हम, पर क्योंकि महिलाओं का मैनिफेस्टो है तो ये शायद ये सही होगा कि हम एक महिला से ही शुरुआत करें। एएनआई से कामना जी, आप अपना सवाल पूछिए। थोड़ा सा ये बोल दूं कि आज के सवाल सिर्फ महिला मैनिफेस्टो पर ही महिलाओं से रिलेटेड है। पहला सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि आपने जब से